नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नोटबंदी को लेकर देशव्यापी दौरा करेंगे राहुल गांधी। जनता को हो रही परेशानियों का उठाएंगे मुद्दा। गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में करेंगे रैलियां। प्रधानमंत्री ने की नोटबंदी स्थिति की समीक्षा। डिजिटाइजेशन और नकदी रहित कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर। जन सेवाओं पर 500 रुपए के पुराने नोट के इस्तेमाल का आज आखिरी दिन। हरियाणा के कई कर्मचारी संगठन डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने के विरोध में, कहा बिना सलाह लिए थोपा गया फैसला। राज्य सरकार ने अधिकारियों से हफ्ते में 1 दिन ऑनलाइन भुगतान का मांगा सबूत। किरण रिजिजू ने तत्कालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट का किया खंडन। कहा ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में नहीं हुई गड़बड़ी। राजनीतिक दलों ने मामले में मांगी सफाई। हाईकोर्ट के जजों को एयरपोर्ट पर नहीं मिलेगी सुरक्षा जांच में छूट। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। कहा पद प्रतिष्ठा से ऊपर है सुरक्षा नियम। संसद के शीतकालीन सत्र के बाद नोटबंदी की परेशानियों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है। दिल्ली में कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि आधे फीसदी गलत लोगों को पकड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम किया है। आम लोगों को नोटबंदी से हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही देशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया, कांग्रेस नोटबंदी से हो रही तकलीफों से सरकार को अवगत कराएगी और स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाएगी। राहुल जी इन डेज टू कम विल बी ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री। ही विल बी रिफ्लेक्टिंग द पेन एंड एंग्विश ऑफ द पीपल। कांग्रेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, Congress leaders, including Congress Vice President, will be reflecting that pain, will be persuading the government, will force the government to ensure that situation returns to normalcy. बैठक में ये भी संकल्प लिया गया कि नोटबंदी से संबंधित मुद्दों को संसद के पटल पर उठाया जाए और प्रधानमंत्री से संसद के पटल पर ही जवाब मांगा जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी होंगे, एक तरफ राहुल गांधी जी और विपक्ष होगा। जो सारे खुलासे हैं, नोटबंदी के षड्यंत्र के जो सारे रहस्य हैं, नोटबंदी के घोटाले की जो सारी परतें हैं, वो संसद के पटल पर खोली जाएंगी। प्रधानमंत्री जी अगर सही हैं तो जवाब दे दें। 300 से अधिक सांसदों वाली पार्टी संसद को पीठ दिखाकर क्यों भाग रही है, इस बात का जवाब मोदी जी को देश को देना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष 19 और 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में रैली करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया कि राहुल गांधी 19 दिसंबर को जौनपुर और 22 दिसंबर को बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कल गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री के निजी भ्रष्टाचार की सूचना है, इसलिए उन्हें लोकसभा में बोलने से रोका जा रहा है। इन दलों का आरोप था कि संसदीय इतिहास में पहली बार सरकार कार्यवाही में अवरोध डाल रही है। नोटबंदी के खिलाफ विरोध तेज करते हुए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है उससे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए मुझे सदन में बोलने से रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में भ्रष्टाचार का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम सब के पास है। हम उसको रखना चाहते हैं, हमें प्रधानमंत्री रखने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा में हमें बात करने दीजिए, हम सब दिखा देंगे। टीएमसी, सीपीएम और एनसीपी के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। इन नेताओं ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है। We cannot understand why so arrogancy on the part of the government. The voice of the opposition is going to be dagged, and
parliamentary democratic system is now going under threat. It's very clear they are not ready to answer to any of the questions of the opposition or of the people. That is why he is running away from the parliament. Exactly. It means that he is running away from the people. हमेशा ये होता था कि अपोजिशन की तरफ से इशू उठाए जाते थे और सरकार कोशिश करती थी कि सदन चले, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये प्रयास हो रहा है, ये साजिश हो रही है कि किसी तरह हाउस नहीं चलना चाहिए। उधर कोलकाता में टीएमसी विधायकों ने विधानसभा से रिजर्व बैंक कार्यालय तक मार्च निकाला और वहां धरना दिया। वहीं केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। यूडीएफ नेताओं ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से केरल की अर्थव्यवस्था तबाह होने की कगार पर पहुंच गई है। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह झूठा करार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि अगर सबूत हैं तो राहुल 20 दिन से चुप क्यों हैं। बीजेपी ने भी स्टिंग का मुद्दा उठाया और कहा कि विपक्षी दलों के काले कारनामे सामने आ चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नियमों का हवाला देकर इससे भाग रहा है। कुछ भी जानकारी होता तो वो 20 दिन पहले कह चुका होता, हर दिन कह चुका होता, किसी नियम के तहत कह चुका होता। यानी नियम का बहाना बनाते हुए बहस रोकने वाले क्या सबूत होगा। उधर बीजेपी ने निजी टीवी चैनल के स्टिंग को लेकर कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस स्टिंग ने इन पार्टियों का असली चेहरा सामने ला दिया है। सवाल वो नहीं है, सवाल नैतिकता का है कि ये पार्टियां अब किस मुंह से खड़े हैं लोगों के सामने। एआईसीसी का क्या दबदबा था पहले, एआईसीसी का क्या नाम था, क्या इज्जत थी, आज ये काले धन को सफेद करने वाली एजेंसी बन गई। ऑल इंडिया करेंसी कॉन्ड्यूट। स्टिंग में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं को कथित तौर पर कमीशन के बदले पुराने नोट बदलने की बात करते हुए दिखाया गया है। स्टिंग के बाद बीएसपी ने गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाटव को निकाल दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ाई उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। कुआलालंपुर में एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन की तरफ बढ़ना बड़ा आर्थिक बदलाव है। Cleaning the system from black money and corruption is very, very high on my agenda. This goes closely after digitization and introduction of GST. नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले की कैबिनेट सहयोगियों के साथ समीक्षा की और नकद रहित लेन देन के लिए डिजिटलीकरण को गति देने के उपायों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री बुधवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई, क्योंकि ये मुद्दा एजेंडे में नहीं था। पीटीआई के मुताबिक बैठक में मुख्य जोर डिजिटलीकरण पर रहा। बताया गया कि डिजिटल वॉलेट सेवा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार डिजिटल भुगतान के दायरे का विस्तार करना चाहती है ताकि ये मेट्रो स्टेशन और पेट्रोल पंप जैसे अधिक स्थानों पर स्वीकार किया जा सके। भारत को बिना नकदी वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के तरीकों का अध्ययन करने के लिए सचिवों की 3 सदस्यीय समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने मुख्य बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक मुख्य बंदरगाह न्यास अधिनियम 1963 का स्थान लेगा। नए विधेयक में प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने और कामकाज की क्षमता का पूरे इस्तेमाल करने की स्वायत्तता देने का प्रावधान है। कैबिनेट ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और FAO के बीच MOU को भी मंजूरी दे दी है ताकि भारत में शोध और विकास कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत और नाइजीरिया के बीच वायु सेवा संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का भी अनुमोदन कर दिया है। साथ ही यूएस लैंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल में सहयोग के लिए इसरो और USGS के बीच हुए समझौते को मंजूरी मिल गई है।
सरकार ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान का दुरुपयोग करने पर नजर बना रखी है और इसमें बड़ा बदलाव होने पर जांच और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इधर जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी संख्या में कैश जब्त किए जा रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पणजी और बेंगलुरु से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश पकड़ा गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आईटी रिटर्न में संशोधन के प्रावधान के दुरुपयोग पर करदाताओं को कड़ी चेतावनी दी है। बोर्ड का कहना है कि जो लोग आय में संशोधन के लिए फॉर्म में भारी बदलाव करते हैं, उन्हें जांच और दंडनीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर टैक्स पेयर्स की इनकम और जमा पूंजी पहले कम थी और नोटबंदी के बाद अचानक उसमें बढ़ोतरी नजर आई तो जांच हो सकती है। साथ ही इनकम, कैश इन हैंड और प्रॉफिट में बड़ा बदलाव दिखा तो उसकी जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना भी लग सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत कोई भी व्यक्ति अपने रिटर्न में गलती को सुधार सकता है। इधर नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस की छापेमारी जारी है। बुधवार को 4 जगहों से बड़ी मात्रा में नए पुराने नोटों की बरामदगी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज चंडीगढ़ में एक व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ 19 लाख रुपए जब्त किए हैं। 69,35,500 रुपीज नई करेंसी के और 1.5 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी के नोट सीज किए थे। इंदरपाल महाजन को गिरफ्तार किया और इसमें अननोन बैंक ऑफिशियल्स और अदर्स के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं दिल्ली के एक होटल से 3 करोड़ 25 लाख रुपए पकड़े गए हैं। आयकर विभाग ने बेंगलुरु से 2 करोड़ 25 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए। गोवा के पणजी से 68 लाख के नए नोट बरामद किए गए। वहीं सीआईएसएफ के डीजी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद से देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से 70 करोड़ से ज्यादा का कैश और 170 किलो सोना जब्त किया गया है। पिछले 15 दिनों में ही देश के कई हिस्सों में 250 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी से रबी फसल की बुआई पर असर पड़ सकता है। किसानों को बीज और खाद के लिए पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है। ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में किसानों की हालत पर राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। पुरी जिले की श्री रामचंद्र पंचायत में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र 60 गांवों की आबादी के लिए है। लोग 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय कर यहां पहुंचते हैं। नोटबंदी के बाद यहां जमा और निकासी की सीमा तय कर दी गई है। नोटबंदी के बाद 8 तारीख के बाद 2,500 का लिमिट है। 2,500 डिपॉजिट कर सकते हैं, 2,500 विड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, जमा भी सिर्फ 2,500। गांव के डाकघर में भी आसपास के 20 गांवों के लोगों के बचत खाते हैं, लेकिन यहां से पैसा निकालने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। जरूरत होते है हमें साखियोबाड़ अकाउंट ऑफिस में कैश मगाऊ। तो वहां से जाके हाँ ना अकाउंट हमारा बैग रहा कैश बैग रनर नहीं रहा डाका रनर नहीं रहा। गांव की सहकारी समिति के कार्यालय पर ताला लगा है। नोटबंदी के बाद सहकारी समिति के पास कोई काम नहीं है। ना तो समिति किसानों की फसल खरीद पा रही है और ना ही कर्ज दे पा रही है। धान नेले से हमको पैसा ठीक से दौना से नेबे को मासे नेबे केबे पैसा छाड़िबे ता भी ठीक रहउनी। कितने महीने बाद पैसा मिलेगा अभी पता नहीं है। पता नहीं क्या होता, 3 महीना होता, 5 महीना होता, 7 महीना होता। नोटबंदी हो गया तो इस लोन नहीं मिलता है। लोन बोलता है कि जनवरी फरवरी महीना में तुमको लोन मिलेगा। अभी हमारा खेत को अभी जो रबी फसल होगा हमको अभी चाहिए। ओडिशा में 55 लाख से ज्यादा किसान परिवार हैं। राज्य सरकार के अनुसार गांव देहात की लगभग आधी आबादी की बैंकों तक पहुंच नहीं है। सरकार बैंक मित्रों के सहारे इस आबादी तक पैसा पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन ये काम बेहद मुश्किल है। सहकारी समितियां नोटबंदी के बाद किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं और उड़ीसा सरकार ने ये आशंका जाहिर की है विधानसभा में खड़े होकर कि नोटबंदी की वजह से इस बार किसानों पर बुरी तरह से असर पड़ सकता है और जो फसल है उसकी बुआई कम हो सकती है। कैमरामैन सरोज दास के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, श्री रामचंद्रपुर पंचायत, पुरी जिला, ओडिशा। हरियाणा में डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने के फैसले की राज्य के कई राज्य कर्मचारी संघों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उन पर दबाव नहीं बना सकती। हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को 7 दिन में एक बार मोबाइल फोन से डिजिटल ट्रांजैक्शन करना होगा और इसका सबूत भी जमा करना होगा। हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार डिजिटल इकोनॉमी के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देती है और सरकारी अधिकारियों को बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने की अपील करती है। सरकार ने इस सिलसिले में 2 नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए हैं, जिनके पास हर विभाग को अपने कर्मचारी द्वारा
सबमिट किए गए सबूतों को जमा कराना होगा। साथ ही बैंक की सहायता के लिए से कैंप भी चलाए जा रहे हैं, जहां कर्मचारियों को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार ने यह आदेश 2 दिसंबर को जारी किया था और इसे 9 दिसंबर से लागू किया जाना था, लेकिन सभी विभागों तक निर्देश ना पहुंच पाने के कारण इसे अभी तक पूरी तरह इसका पालन नहीं किया जा रहा है। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विद्युत परियोजना में तत्कालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी पर दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया है। सीवीओ को दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा कि निपको अधिकारी तबादला किए जाने के चलते ऐसा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीवीओ ने तबादले के 10 दिन बाद कथित भ्रष्टाचार को लेकर अपनी दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट भेजी। किरण रिजिजू ने अधिकारी पर तबादले से पहले की तारीख लिखकर चिट्ठी लिखने और निपको कार्यालय से सारे दस्तावेज ले जाने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने तत्कालीन सीवीओ पर गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका सिफारिश पत्र कुछ लाख या 1000 रुपए के छोटे स्थानीय कामकाज से ही जुड़ा है। 450 करोड़ रुपए के घोटाले को उन्होंने पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। और बुधवार को इसी मामले पर संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा उठा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने रिजिजू के इस्तीफे की मांग की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिजिजू के ऊपर लगे आरोपों को फर्जी बताते हुए खारिज किया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप का मामला उठाया, लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने उनकी इस मांग को नियम के तहत नहीं उठाने पर खारिज कर दिया। In a power project, there has been a vigilance report of fraud and corruption. No. And this is the power project, sir, of 600 megawatts common hydroelectric project. Listen. Rule 238A. The member making the allegation has given previous intimation to the chairman and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation. इस बीच नेता सदन अरुण जेटली ने गृह राज्य मंत्री पर लगे आरोपों का खंडन किया। Let him raise the issue and let him wait for my reply on the issue. We've examined every fact. The allegation made by the Congress party is totally false and fabricated. There is no allegation whatsoever. इसके बाद सदन में अवरोध शुरू हो गया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने किरण रिजिजू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सदन में उठाया। अवरोध के चलते प्रश्नकाल की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने किरण रिजिजू का बचाव किया है। पेमेंट में ना गृह मंत्री किरण रिजिजू का कोई हाथ था। उनकी चिट्ठी 9 नवंबर को लिखी गई। 19 अक्टूबर को उस अधिकारी ने पेमेंट रिलीज करने का आदेश दिया और 4 नवंबर को पेमेंट रिलीज हुई। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का खुद का पर्दाफाश हो गया। वहीं वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कहा है कि अगर किरण रिजिजू इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रांसपोर्ट हुए बोल्डर स्कूटरों के ऊपर सभी कितनी भी इनकी हैं, सो कुछ ना कुछ तो है। रिपोर्ट पढ़ के ही देख लें। और इतनी लंबी चिट्ठी लिखी इन्होंने पैसा रिलीज करवाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना के निर्माण में बड़े पैमाने में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से ऊर्जा मंत्रालय को बकाये बिल का पेमेंट जारी करने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। विपक्ष इस मामले में किरण रिजिजू के इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 सर्वसम्मति से पारित हो गया। नए विधेयक में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किए गए हैं। कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का भी प्रावधान है। इस विधेयक के पारित होने से 2.5 करोड़ से ज्यादा दिव्यांगों को फायदा मिल सकेगा।
the bill as amended be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. सदन में दिव्यांगों से जुड़ा विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक दिव्यांगों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मुताबिक है। जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, उनकी शिक्षा के लिए एक संस्थान स्थापित किया है और इस विधेयक में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो निशक्त जनों को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त करेगी। निशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में कई प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। इसमें दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% किया गया है। इसके अलावा नए विधेयक में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है। श्रेणी में साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, लेप्रेसी, ऑटिज्म, मेंटल इलनेस, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैलिसी जैसी गंभीर बीमारियों को रखा गया है। इसके अलावा इस बिल में एसिड अटैक के शिकार बने लोगों, खासकर महिलाओं को भी जगह दी गई है। कानून के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान बिल में है। दलगत राजनीति से उठकर सभी दलों के सांसदों ने इसका समर्थन किया। I just have 2 points to make. Firstly, the percentage of reservations 4%. Please see that they are filled, because reservations कागज पे हैं, लेकिन वास्तविकता अगर आप देखेंगे मुझे लगता है they are never filled adequately. Will the minister assure the house that those reservations will in fact be filled? जो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है वो सीएमओ पास जाएगा, तमाम जगह जो सर्टिफिकेट बनवाने जाएगा, उस चीज़ को भी आप देख लीजिए, उसमें बड़ी परेशानी उसको होती है। तो आपको और कोई मैकेनिक ऐसी कर दीजिए जिससे डिसेबल पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। हमारी पार्टी इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करती, खाली ये कहना चाहती है कि इस रिजर्वेशन को जो आपने इसमें दिया है इसको आप लागू करिए, इसमें लोगों को मजबूर होकर के कोर्ट न जाना पड़े, क्यों कई PILs हमने अपने नाम से खुद की थी कि रिजर्वेशन इनका जो है उनको दिया जाए। सितंबर 2014 में ये बिल स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसमें 82 सुझाव दिए गए थे, जिसमें से 59 को बिल में शामिल किया गया है। राज्यसभा से पारित होकर इस बिल को अब लोकसभा में पेश किया जाएगा। नया विधेयक अब पुराने डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की जगह लेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। हाईकोर्ट के सभी जजों को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच का सामना करना होगा। अभी तक उन्हें एयरपोर्ट पर तलाशी से छूट मिली हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार के नियमों का पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस TS ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने कल अपने आदेश में कहा कि जजों को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच को पद प्रतिष्ठा का मसला नहीं मानना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2005 में एक फैसले में हाईकोर्ट के जजों को एयरपोर्ट पर तलाशी लिए जाने से छूट दे दी थी। लापता छात्र नजीब अहमद की खोज के लिए JNU परिसर की तलाशी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल ये आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो खोजी कुत्तों की मदद से JNU कैंपस के हॉस्टल, क्लासरूम और छतों को तलाशे। कोर्ट ने JNU प्रशासन और JNU स्टूडेंट यूनियन से 2 दिन में ये हलफनामा भी मांगा है कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की तलाशी भी ले सकती है। पुलिस से कहा गया है कि वो नजीब की तलाशी के लिए तुरंत सभी कदम उठाए। नजीब के परिजनों की याचिका पर यह आदेश आया है। नजीब करीब 2 महीने से लापता है। वहीं JNU छात्रों ने कल नजीब की तलाशी में देरी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला जल्द करने की बात कहते हुए 18 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताया था और दिल्ली सरकार के फैसले पर उनकी सहमति को जरूरी बताया था, जिसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश भर में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे पर 1 फरवरी तक रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध नायलॉन, कांच की कोटिंग वाले कॉटन मांझे पर भी लागू होगा। सुनवाई के दौरान कांच और धातु पाउडर की कोटिंग वाले मांझे को पर्यावरण के लिए खतरा करार देते हुए यह आदेश जारी किया गया। NGT ने मांझा एसोसिएशन ऑफ इंडिया को इसके दुष्प्रभाव के बारे में रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपने का निर्देश भी दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,
बिहार और राजस्थान में कोहरे के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। दृश्यता कम होने की वजह से दिल्ली में 53 ट्रेनें देर से चल रही हैं। 13 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, तो वहीं 23 ट्रेनों के रास्ते बदले गए। कोहरे के चलते कई उड़ानों में भी देरी हुई। 8 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी हुई है, तो वहीं एक उड़ान को रद्द भी कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुख्य ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। फेडरल बैंक ने पिछले 10 साल में ब्याज दर दूसरी बार बढ़ाई है। इससे पहले पिछले साल इसमें बढ़ोतरी की गई थी। बैंक के चेयरमैन जेनेट येलन ने कहा कि मौजूदा आर्थिक माहौल में अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। जानकारों का मानना है कि ब्याज दरें बढ़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। Today, the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point, bringing it to 1/2 to 3/4%. In doing so, my colleagues and I are recognizing the considerable progress the economy has made toward our dual objectives of maximum employment and price stability. पेप्सिको की चेयरमैन इंदिरा नूई को डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। नूई आर्थिक एजेंडे को लागू करने में सहयोग करेंगी। ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के मुताबिक समिति के सदस्य सरकार की नीति, रोजगार सृजन और उत्पादकता के संबंध में अपनी राय देंगे। नूई राष्ट्रपति की 19 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार समिति में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय अमेरिकी एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की तीखी आलोचना की थी। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में फंसे लोगों को निकालने के लिए नए समझौते का ऐलान किया गया है। विद्रोही गुटों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि आम लोग और विद्रोही लड़ाकों से गुरुवार तड़के से बाहर निकलने की संभावना है। इसके पहले मंगलवार को हुआ समझौता संघर्ष विराम के उल्लंघन के चलते टूट गया था। सीरिया सरकार से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक 15,000 आम लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। बात खेलों की। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधु ने दुबई में वर्ल्ड सुपर सीरीज फाइनल्स में जीत के साथ शुरुआत की है। सिंधु ने जापान की अकानो यामागुची को हराकर अपने पहले मैच में जीत हासिल की। बुधवार को पीवी सिंधु ने यामागुची को 12-21, 21-18, 21-15 से हराया। दुनिया के 8वें नंबर के खिलाड़ी यामागुची और सिंधु के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 1 घंटे से ज्यादा तक चले खेल के बाद सिंधु ने शानदार जीत दर्ज की। दुबई में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से एकमात्र सिंधु ही भारतीय चुनौती के तौर पर मौजूद हैं। और ग्रुप बी में सिंधु का अगला मुकाबला चीन की सुन यू से होगा। और अब आखिर में हेडलाइंस। नोटबंदी को लेकर देशव्यापी दौरा करेंगे राहुल गांधी। जनता को हो रही परेशानियों का उठाएंगे मुद्दा। गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में करेंगे रैलियां। प्रधानमंत्री ने की नोटबंदी स्थिति की समीक्षा। डिजिटाइजेशन और नकदी रहित कारोबार को बढ़ावा देने पर जोर। जनसेवाओं पर 500 रुपए के पुराने नोट के इस्तेमाल का आज आखिरी दिन। हरियाणा के कई कर्मचारी संगठन डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने के विरोध में कहा, बिना सलाह लिए थोपा गया फैसला। राज्य सरकार ने अधिकारियों से हफ्ते में 1 दिन ऑनलाइन भुगतान का मांगा सबूत। किरण रिजिजू ने तत्कालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट को किया खारिज। कहा, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च में नहीं हुई गड़बड़ी। राजनीतिक दलों ने मामले में मांगी सफाई। हाईकोर्ट के जजों को एयरपोर्ट पर नहीं मिलेगी सुरक्षा जांच में छूट। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। का पद प्रतिष्ठा से ऊपर है सुरक्षा नियम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।